हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक नया सीरीज एनसीईआरटी सार संग्रह की शुरुआत किए थे। यही पुस्तक जो है कि आपको है लेटेस्ट वाला 2024 संस्करण। ये पुस्तक की शुरुआत किए थे। इसका जो है कि आपको ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आज इसका पार्ट 4 जो है कि विशेष जो है कि आपको करने वाले हैं। पार्ट 4 पे हम लोग राज्यपाल से आगे की चीजों पे चर्चा करने वाले हैं और राज्यपाल से जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी एनसीईआरटी के प्रश्न जो है कि इसमें सम्मिलित किए गए हैं, कक्षा 6 से 12 तक के लिए। और ये पहली बार है, ये जो है कि आपको 2024 का एडिशन जो आपको यूट्यूब पे जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले सब पुराने पुराने बुकों का वीडियो देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर शेयर जरा कर दीजिएगा अपने ग्रुप फ्रेंड के माध्यम से। जो है जरा सा चैनल को भी जो है कि आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हुए जो है कि आपको जहां तक छोड़े थे पार्ट 3 पर, वहीं से जो है कि आपको पार्ट 4 से शुरू करते हैं हम लोग। राज्यपाल से जो है कि आपको चर्चा करना है। राज्यपाल से जो है कि आपको चर्चा करते हुए आगे बातों को बढ़ाते हैं। आइएगा जरा बात कर लेते हैं। राज्यपाल गवर्नर से जो है कि आपको चर्चा करना है। आइएगा पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है आपका, एक मिनट थोड़ा सा पेन का डार्कनेस कम कर लेते थे, चलेगा। पहला बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान से अनुसरण किया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब राज्यपाल को जो है कि आपको नियुक्त करेंगे या मनोनीत करेंगे, कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये जो है कि आपको कहां से? तो कनाडा के संविधान से। राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल साहब जो है कि आपको होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल साहब होते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद नंबर 155 के अंतर्गत जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति आती है। लेकिन 152 में ही राज्यपाल की परिभाषा दिया गया है। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे या एक या एक से अधिक राज्यों के लिए होंगे, इसके बारे में बोला गया है। 154 में राज्यपाल का शक्ति के बारे में वर्णन है और 155 में राज्यपाल का नियुक्ति के बारे में जो है कि आपको वर्णन है। आगे चलते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो उस तिथि पर वह राज्यपाल पद धारण करेगा जब उस तिथि से उसका संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है, संसद का सदस्य है या विधान सभा का सदस्य है, तो उस दिन, जिस दिन ये राज्यपाल की शपथ ग्रहण लेगा, उस दिन से इसका जो है कि आपको दोनों जहां से होगा वहां से इनका सदस्यता क्या करना पड़ेगा? रिक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री को नियुक्त करता है। कौन करता है? तो ये राज्यपाल जो है कि आपको करता है। ये विशेष प्रावधान दिया गया है कहाँ के लिए? झारखंड के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उड़ीसा के लिए। ये जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा में सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो आदेश किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसके सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं या हस्तांतरित या पदोन्नति करते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो है कि आपको सलाह पर ऐसा जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस किस नीति से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित नीति से दिए जाते हैं। और भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है ना? प्रावधान जो है कि आपको नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर लेते हैं? तो आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल 200 में जो है कि आपको राज्यपाल विधेयक पे अनुमति भी दे सकते हैं या राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को संरक्षित जो है कि अपने पास जो है कि आपको रख सकते हैं। राज्यपाल की मासिक वेतन की बात करेंगे, 3,50,000 रुपया जो राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का जो है कि आपको पुनर्नियुक्त का भी जो है कि योग्यता होती है। मतलब एक बार खत्म होने पर टर्म खत्म होने पर यह पुनर्नियुक्ति का भी जो है कि आपको किया जा सकता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली जो है कि चिड़िया की संज्ञा जो है कि आपको दिया है। सरोजिनी नायडू ने किसको? राज्यपाल को कहा है। राज्यपाल को क्या कहा है? सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया।
मतलब सारा का सारा जो है कि सोना का बंगला है, लेकिन जो है कि आपको एक जो है कि पिंजरा में जो है कि आपको बंद रहने वाली चिड़िया की तरह जो है कि आपको कार्य करता है। आगे आते हैं, राज्यपाल द्वारा जो है जाने वाली नियुक्तियां की बात करेंगे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कि राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देते हैं, लेकिन हटाने का कार्य जो होता है किसका होता है? हटाने का कार्य जो है कि आपको राष्ट्रपति का होता है, ठीक ना। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग का गठन, ये सब राज्यपाल के हिसाबों से जो है कि आपको होता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के विषय में राष्ट्रपति से परामर्श जो है कि आपको देता है। जब राष्ट्रपति परामर्श मांगेंगे जिस राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, उस समय राज्यपाल जिस राज्य में नियुक्ति करनी होगी उस राज्य के राज्यपाल से जो है कि आपको क्या मांगा जाएगा? सलाह मांगा जाएगा। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबन करने का जो है कि अधिकार प्राप्त होता है। चलते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 333 के अंतर्गत जो है कि आपको आता है, जिसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया। 104वें नंबर के संविधान संशोधन के तहत इसको स्थगित कर दिया गया है। 153 में राज्यपाल राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। 154 में बोला गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 160 में आकस्मिक स्थिति पे राज्यपाल का कार्य जो है कि आपको होने वाला। 161 में राज्यपाल का क्षमादान होगा। लेकिन ये दंडादेश को निलंबन प्रतिहार लघुकरण राज्यपाल की शक्ति होगी। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि आपको क्या करना, ये जो है कि सजा को पूरा तरीका से सजाए मौत को माफ करना इनकी शक्ति नहीं होती है। 163 में राज्य मंत्री परिषद का जो है कि आपको राज्य मंत्री परिषद का गठन करते हैं किसके सलाह के लिए? तो राज्यपाल के सलाह या सहयोग के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है कि आपको 200 आर्टिकल नंबर 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति के लिए विचार या आरक्षित रख लेना, ये जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 200 में है। और 201 की बात करेंगे, विचार के लिए आरक्षित विधेयक पे राष्ट्रपति की कार्यवाही के बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल नंबर 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। और 233 की बात करेंगे, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आर्टिकल नंबर 233 में किया गया है। अब आते हैं राज्य विधानमंडल। आइए राज्य विधानमंडल के बारे में जरा देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिएगा, राज्य विधानमंडल की बारे में बात करेंगे। आइएगा जरा चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल राज्य का उच्च सदन जो है कि आपको कौन होता है? तो राज्य विधानमंडल में राज्य का उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है ना। और विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। राज्य में जो है कि वित्तीय लेखों पर जो है कि आपको नियंत्रक कौन रखता है? तो वित्तीय लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG जो है कि आपको रखता है। और राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव को संसद द्वारा जो है कि आपको साधारण बहुमत से क्या करता है? पारित करके जो है कि आपको लाया जा सकता है। कहने का मतलब है किसी राज्य में विधान परिषद को लागू करना होगा तो उस राज्य के उस राज्य से 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित करके, विधानसभा से 2/3 बहुमत को संकल्प को पारित करके संसद को भेजना पड़ेगा। संसद अगर साधारण बहुमत से इसको अगर मत को प्राप्त कर देता है या जो है कि आपको बहुमत से पास कर देता है, उसके बाद उस राज्य में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे सुनिएगा। आगे बोलता है कि विधान परिषद किसी जो है कि साधारण विधेयक पर अधिकतम कितने महीने रोक सकती है? तो अधिकतम जो है कि आपको 4 महीने रोक सकती है। पहले बार में ये 3 महीने का इसको दिया गया है और दूसरे बार में 1 महीने, मतलब मैक्सिमम ये 4 माह तक जो है कि आप किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है। लेकिन वही अगर धन विधेयक की बात करेंगे, धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए जो है कि आपको रोक सकता है। कितना दिन? 14 दिन के लिए रोक सकता है। आगे आते हैं, आर्टिकल नंबर 163 की बात करेंगे। राज्यपाल को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, ऊपर में देखे होंगे। 164 की बात करेंगे, राज्य में मंत्रिमंडल का सामूहिक जो है कि उत्तरदायित्व जो है कि विधानसभा के प्रति होगा, 164 में लिखा गया है। और 166 की बात करेंगे, राज्य सरकार का कार्य जो है कि आपको संचालन राज्यपाल के हिस्सेदारी में होगा, ये 166 में है। और 167 की बात करेंगे, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। ये बिहार दरोगा में 167 नंबर का अनुच्छेद पूछ चुका है ना।
राज्यपाल का जो है कि आपको सूचना प्रदान करना है। किसका कर्तव्य होगा? तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, जरा आगे देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद का सृजन या उसे समाप्ति करने का अधिकार है? तो आर्टिकल नंबर 169। 169 में क्या बोला है कि जो चाहेगा तो विधानसभा जो है कि आपको विधान परिषद को सृजन भी कर सकता है और विधान परिषद की समाप्ति भी जो है कि आपको कर सकता है 159 में, 159 नहीं 169 में, 169 में। 168, 169 और 170 के बारे में जरा सुन लीजिएगा। पहला हो गया 168, इसमें है विधानमंडल। 169 में जो है कि बोलता है कि विधान परिषद का सृजन करना या समाप्ति करना कौन करेगा? विधानसभा द्वारा। 170 की बात करेंगे, 170 में विधानसभा की संरचना है। क्या है? विधानसभा की संरचना है। और 171 की बात करेंगे, विधान परिषद की संरचना 171 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो 170 में जो है कि आपको किया गया। अभी जस्ट बताया ना कि 170 में विधानसभा की संरचना किसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल नंबर 170 में किया गया है विधानसभा के लिए, और 171 में विधान परिषद के लिए किया गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन में संचालक कौन करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, इसका चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कितना में है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा जो है कि आपको 324 में देखने को मिलेगा। वो जो है कि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, संसद में लोकसभा, राज्यसभा का, और राज्य में विधानसभा, विधानमंडल का चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो है कि आपको अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो ये गोवा में, अब वर्तमान में उत्तराखंड में लागू हुआ है, आपको पता ही होगा, है ना। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को जो है कि आपको देने वाला है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की जो है कि आपको मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको क्या करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको काम करते हैं। आगे आइएगा। आइए जरा देखते हैं आगे क्या बोलता है कि विधानसभा के सदस्य के लिए निहारताएं, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये जो है कि आपको कौन लेता है? तो विधानसभा के सदस्यों के निहारताएं के बारे में अंतिम जो है कि निर्णय जो है कि आपको लेता है राज्यपाल के द्वारा। आगे चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए न्यूनतम जो है कि आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 साल जो है कि आपको होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष का अधिकतम 6 माह के समय तक जो है कि पद पर बना रह सकता है। अधिकतम कितने माह तक? 6 माह तक जो है कि आपको बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्री का वेतन और भत्ता का निर्धारण किसके द्वारा जो है कि किया जाता है? तो राज्य विधान सभा के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने जो है कि आपको पूर्व गठित राज्यों का द्विसदनीय विधान जो है कि आपको मंडल था? तो ये 5 गो उस समय जो है कि आपको कितना था? 5 गो था। अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6 गो है ना, द्विसदनीय। एक हो गया बिहार, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा हो गया तेलंगाना। ठीक है। प्रथम जो है कि महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की जो है कि आपको बनी थी। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी बनी थी? कब बनी थी? 1963 से लेकर 67 में जो है कि आपको बनाई गई थी। और विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में 175 है, असम में 126 है, छत्तीसगढ़ में 90 है, गुजरात में 182 है, हिमाचल में 68 है, उसके कर्नाटक में 224 है। वही मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको कितना है? 230 है, मणिपुर में 60 है, मिजोरम में जो है कि आपको 40 है, ओडिशा में जो है कि आपको 147 है, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 233, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में जो है कि 70, पश्चिम बंगाल में 294, उत्तर प्रदेश में 403, तेलंगाना में 119, सिक्किम में 32, पंजाब में 117, नागालैंड में 60, मेघालय में 60, महाराष्ट्र में 288। वही अगर केरल की बात करेंगे तो 40, झारखंड में 81, हरियाणा में 90, गोवा में 40, बिहार में 243, और जो है कि अरुणाचल प्रदेश में 60 जो है कि आपको होने वाले हैं। और केंद्र शासित में 2 जगह आपको विधानसभा है, एक दिल्ली में 70 है और पुडुचेरी में 30 जो है कि आपको होने वाले हैं। और पीओके की बात करेंगे, पीओके में जोड़ लीजिएगा 114 जो है कि आपको पीओके में हो चुका है, 90 जो है कि आपको जम्मू कश्मीर के लिए, और
सॉरी, जम्मू कश्मीर और पीओके के लिए 114, इसमें 90 जम्मू कश्मीर के लिए और 24 जो है कि पीओके के लिए रिक्त जो है कि आपको रखा गया है, रिक्त रखा गया है। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है ये हाई कोर्ट का टॉपिक है। आइए जरा हाई कोर्ट को देखते हैं। हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाई कोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो इसका क्षेत्राधिकार कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। अगला बोलता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता है ना किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जबकि याद रखिएगा पेंशन जो दिया जाता है वो संसद के संचित निधि से या संघ के संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय निर्णय से पूर्व किसी उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक बार में तीन बार एक 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 ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसने? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय अपना सुना दिया था। आगे चलते हैं। न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें जो है कि आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई या उच्चतम न्यायालय के जो है कि और कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, और एक जो है कि प्रख्यात विवेदिका जो है कि आपको हो सकते हैं, जो आपको क्या करें कि जो है कि आपको संविधान के बारे में विवेदित करें, बताएं। ठीक है, आगे आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र जो है कि संबोधन करता है किसको? राष्ट्रपति को करता है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? शपथ ग्रहण राज्यपाल दिलवाते हैं, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो 62 साल इनकी आयु होती है। जब कोई जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी व्यक्ति अथवा संस्था के दायित्व का निर्वहन निर्वहन हेतु रिट जारी कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, मैंडमस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय की कुल संख्या की बात करेंगे 25 जो है कि आपको न्यायालयों की संख्या है। आगे आते हैं। संपत्ति के अधिकार को वर्तमान वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स है, और इसकी रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी जो है कि आपको कर सकता है। आगे आते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य जो है कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्शी संबंधित क्षेत्राधिकार जो है कि आपको नहीं आता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो है कि परीक्षण कौन सी याचिका करता है? तो उत्प्रेषण स्टैट्यूटरी के माध्यम से जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि मूल अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जो है कि आपको आधिकारिक रूप से जो है कि आपको आता है। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। आगे आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश जो है कि आपको नहीं सम्मिलित होता है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो ये जो है कि आपको 3 महीने तक जो है कि आपको रखा जा सकता है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 3 महीने तक। निवारक निरोध अधिनियम के तहत है ना, एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए लगभग 3 महीने तक जो है कि आपको बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अब आइएगा, कुछ अनुच्छेद है, अनुच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 214 की बात करेंगे। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। 215 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा की गई है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। 217 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद के लिए नियुक्त एवं अहर्ता के बारे में चर्चा की गई है। अब 218 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान को लागू होने पर जो है की बात किया गया। और 219 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण की बात करेंगे। इसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? इसका शपथ ग्रहण राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपको दिलाया जाता है। आगे चलते हैं। 220 की बात करेंगे। 220 में जो है कि स्थानीय न्यायाधीश बहाल होने पर जो है कि आपको प्रैक्टिस पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगा देना है ना। और 221 की बात करेंगे, न्यायाधीश का वेतन और भत्ता इत्यादि संबंधित जो है कि चर्चा किया गया है। और 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक जो है कि हस्तांतरण करना, ये 222 में है। 223 की बात करेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, 223 में है।
224 की बात करेंगे, 224 में क्या है, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्त करना, ये 224 में है। और 224 ए की बात करेंगे, ए में क्या है, तो ए में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करना, ये 224 के ए में लिखा गया है ना। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आइए जरा ऊपर देखते हैं और अनुच्छेद है 225 की बात करेंगे। 225 जो है कि आपको उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 225 में है। 226 की बात करेंगे, रीट याचिका जारी करने का उद्देश्य उल्लेख जो है कि उच्च न्यायालय को जो है कि आपको मिलता है, हाई कोर्ट को 226 के तहत मिलता है। 226 ए की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की, है ना, संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त करना, ये 226 का ए बोलता है। 227 की बात करेंगे, 227 में क्या बोला गया है, उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर जो है कि अधीक्षण की शक्ति है ना, अधीक्षण की शक्ति 227 में है। 228 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय में कुछ जो है कि मामला का हस्तांतरण करना 228 में। और 228 के ए में क्या लिखा गया है, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त कर दिया गया है 228 के ए को। और 229 में पदाधिकारियों का और सेवक एवं उच्च न्यायालयों का व्यय के बारे में चर्चा किया गया है। और 230 की बात करेंगे, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 230 में। और 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझे जो है कि आपको क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है 231 में किया गया है। अब आगे आते हैं, उच्च न्यायालय का यहाँ पे लिस्ट बना दिया गया, जरा देखिएगा उच्च न्यायालय का क्या लिस्ट है और इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार कौन कौन आते हैं। देखिएगा, कोलकाता हाई कोर्ट, इसका जो है क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, और इसका जो है कि आपका मुख्यालय कोलकाता में है। और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ बनाया गया है। दूसरा है बम्बे हाई कोर्ट, बम्बे जो है कि इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमनदीप और गोवा आता है। और इसमें मुंबई में तो इसका हेडक्वार्टर है तथा इसका खंडपीठ नागपुर में, पणजी में, औरंगाबाद में जो है कि इसका खंडपीठ बनाया गया है। तीसरा मद्रास हाईकोर्ट, ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंतर्गत आता है। मद्रास में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक आता है, बेंगलोर में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। आगे आते हैं, इलाहाबाद की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का है, और ये जो है कि प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। और इसका खंडपीठ कहाँ है, एक लखनऊ में इसका खंडपीठ बनाया गया। पटना की बात करेंगे, पटना बिहार के अंतर्गत आता है, और ये पटना में ही इसका है। 1916 याद रखिएगा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आता है, और ये श्रीनगर और जम्मू में जो है कि आपको कहाँ है, इसका जो है कि आपको खंडपीठ बनाया गया है। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, और जबलपुर में जो है कि इसका हाईकोर्ट है। और इंदौर में और ग्वालियर में इसका खंडपीठ जो है कि आपको बनाया गया है। पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे, इसका हाईकोर्ट कहाँ है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। गुवाहाटी की बात करेंगे, गुवाहाटी का जो है कि आपको गुवाहाटी के अंतर्गत असम आता है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आता है। और गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ है, तो गुवाहाटी में है ना, गुवाहाटी का, असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। और कोहिमा, इम्फाल और अगरतला में इसका क्या बना दिया गया है, खंडपीठ जो है कि आपको बनाया गया है। आगे आते हैं, ओडिशा की बात करेंगे, ओडिशा का ओडिशा में ही है, कटक में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। राजस्थान का बात करेंगे, राजस्थान का राजस्थान में होगा, जोधपुर में इसका जो है कि मुख्यालय होगा, और जयपुर में इसका खंडपीठ होने वाला है। केरल की बात करेंगे, केरल और लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, और एर्नाकुलम, कोची में जो है कि इसका मुख्यालय है। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में ही आता है, और इसका अहमदाबाद में हाईकोर्ट है। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में ही जो है कि आपको आता है, और दिल्ली में हाईकोर्ट का मुख्यालय। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल का हिमाचल में ही आता है, और शिमला में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। आगे चलते हैं, सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम का सिक्किम में ही आता है, और गैंगटॉक में इसका मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में इसका क्या है, हाईकोर्ट का मुख्यालय है। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड का उत्तराखंड में ही, नैनीताल में इसका जो है कि आपको मुख्यालय है। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड का झारखंड में ही है, और रांची में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। मेघालय की बात करेंगे, मेघालय का मेघालय, शिलोंग में इसका हाईकोर्ट का मुख्यालय है। मणिपुर की बात करेंगे, इम्फाल में इसका जो है कि मुख्यालय है। त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा का जो है कि अगरतला में इसका मुख्यालय है। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना का हैदराबाद में मुख्यालय है। और आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश का अमरावती में मुख्यालय है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उच्च न्यायालय का जो है कि आपको अंतर्गत आता है। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। केवल और केवल किसका, एकमात्र जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका जो है कि हाईकोर्ट खुद का दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और 6 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान का कोई खंडपीठ है अस्थाई जो है कि एक एक खंडपीठ है। केवल कर्नाटक राज्य का मुख्य जो है कि बेंगलोर में, और जो है कि आपका
दूसरा सर्जिकल खंडपीठ जो है कि आपको होने वाला है धारवाड़ और गुलबर्गा में जो है कि आपको होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ। न्यायालय में कार्यवाहक कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। प्रतिषेध को लागू किया जाता है, बोला जाता है कि कार्यवाही को लंबित ना करिए, है ना। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति सैन्य जो है कि आपको न्यायालय में शामिल नहीं होता है ना। नागरिक के मूल अधिकार से मामले जुड़े मामले जो है कि आपको उच्च न्यायालय की जो है कि आपको किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश में थी। आगे आते हैं केंद्र राज्य संबंध। देखते हैं जरा केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्या बोलता है। आइएगा। एक मिनट। केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का भारत का जो है कि आपको क्या है संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है कि आपको कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। किससे? कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है ना। किस जो है कि आपको, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, किस सूची के अंतर्गत जो है कि आपको राज्य और जो है कि आपको सरकारों को दोनों को कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो लिस्ट आता है उसमें जो है कि आपको दोनों क्या कर सकता है? कानून जो है कि आपको बना सकता है। क्या कर सकता है? कानून जो है कि आपको दोनों का दोनों जो है कि आपको बना सकता है। केंद्र राज्य का संबंध कैमी अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको केंद्र राज्य का संबंध जो है कि आपको देखने को मिलेगा संविधान के 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों में वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का जो है कि गठन किया गया और ये किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था। आगे आते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से जो है कि किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का सृजन की बात करेंगे, ये किया जाता है किसके माध्यम से? संसदीय जो है कि कानून के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन उपबंध जो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। 263 में जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो है कि आपको कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब जो है कि आपको होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है और वसूला भी जाता है और संघ के द्वारा राज्यों को बांटा जाता है? तो कृषि आय से अतिरिक्त जो है कि आय पर जो है कि आपको लगाया जाता है और वसूला जाता है और बांटा जाता है। सहकारिया सहकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो 1983 में, मार्च 1983 में सहकारिया आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि विधि का जो है कि प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई जो है कि कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? इसके लिए चर्चा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 265 में किया गया है। आगे आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत संशोधन देखिएगा। छठी जो है कि आपको छठी संविधान संशोधन जो है कि 1956 के तहत प्रविष्ट संख्या 92 के कॉम जोड़ा गया और इसका विषय समाचार पत्र से विभिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय और विक्रय पर कर का जो है कि आपको प्रावधान किया गया। और एक हुआ 7वां संविधान संशोधन, ये भी 1956 में हुआ। प्रविष्ट संख्या 33 का लोप हो गया और इसका विषय केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण और इसे संघ से हटाकर संवर्ती में जो है कि आपको शामिल कर लिया गया, है ना। ये 7वां के तहत। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रविष्ट संख्या 2 के क जोड़ दिया गया और इसका संबंध राज्य में केंद्र का सशस्त्र बलों की जो है कि आपको नियुक्ति के बारे में जो है कि आपको किया गया। और 46वां संविधान संशोधन 1942 हुआ, 1982 में हुआ। इसमें प्रविष्ट संख्या 92 के ख को जोड़ा गया और इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होने वाले माल का पारेषण पारेषण पर कर का जो है कि व्यवस्था किया गया। और 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रविष्ट संख्या 92 के ग को जोड़ा गया और इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से जो है कि आपको था इसका, है ना। आगे चलते हैं। रेडियो और दूरसंचार के विज्ञापनों पर कर कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार जो है कि आपको लेता है।
अगर कोई रेडियो पर विज्ञापन देते हैं, दूरसंचार पर विज्ञापन देते हैं, तो इसका कर कौन लेता है? तो इसका कर राज्य सरकार लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर संसद जो है कि विधि की शक्ति जो है कि आपको सम्मिलित है, मतलब कि संसद इस पे जो है कि आपको कानून बना सकता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 245 के अंतर्गत और 246 के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। केंद्र सरकार जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के जो है कि आपको स्थापना भी कर सकती है। किसके लिए? जल के लिए जो है कि आपको विवाद के लिए, जल विवादों के लिए जो है कि आपको किया जा सकता है। आगे आते हैं। संघ जो है कि कर एवं संघीय सूची प्रविष्टि संख्या 82 से लेकर 92 तक। आयकर, ये जो है कि आपको कृषि आय को छोड़कर बाकी आयकर जो है कि आपको संघ कर के अंतर्गत आएगा। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित जो है कि आपको आएगा। तंबाकू एवं अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, अल्कोहल, पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि और मादक पदार्थों को छोड़कर जो है कि आपको आएगा निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स भी आने वाला है। व्यक्ति एवं कंपनियों की संपत्ति की पूंजी पर लगने वाला कर, कृषि भूमि को छोड़कर जो है कि आपको इसमें आने वाला है संघ में। संपदा शुल्क जो है कि आपको स्टेट ड्यूटी, कृषि जो है कि आपको बिन कर पर जो है कि आपको लगेगा। उसका संपत्ति का उत्तराधिकार पर जो है कि शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर जो है कि आपको लगने वाला है। रेल, समुद्र, वायुयान द्वारा लिए जाने वाले वस्तुओं की और यात्रा पर जो है कि आपको सीमा शुल्क जो है कि आपको लगेगा, और रेल भाड़ा और माल भाड़ा पर जो है कि कर लगेगा, ये भी केंद्र सरकार का होगा। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, वायदा बाजार में व्यवहारों पर जो है कि स्टाम्प शुल्क पर विभिन्न कर, ये भी केंद्र सरकार का होगा। स्टाम्प शुल्क भी केंद्र सरकार का होने वाला है। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उससे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर जो है कि आपको होने वाला है केंद्र सरकार का। समाचार पत्रों पर विभिन्न विषयों, विभिन्न वस्तुओं पर क्रय विक्रय पर जो है कि अंतर राज्यीय व्यापार के दौरान ये भी जो है कि केंद्र सरकार, माल द्वारा जो है कि आपको पारेषण पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान ये भी जो है कि केंद्र सरकार, और सेवा पर कर जो है कि आपको निरस्त कर दिया गया, ये भी केंद्र सरकार का होगा। आगे चलते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य कर में कौन कौन आएगा, तो जरा देख लीजिएगा। भू राजस्व कर जो है कि आपको आने वाला है। कृषि आयकर आने वाला है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर आने वाला है। उसके बाद राज्य भूमि पर जो है कि संपदा का शुल्क, कृषि भूमि पर जो है कि संपदा शुल्क आने वाला है राज्य कर के अनुसार, है ना। आगे है कि भूमि और भवनों पर जो है कि कर आएगा। खनिज अधिकारों पर कर आएगा। शराब, अफीम, गांजा, अन्य पेय पदार्थ, औषधि पर उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, ये राज्य सरकार लेगा। और स्थानीय जो है कि उपभोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं को प्रवेश पर जो है कि आपको कर लगने वाला है, ये भी राज्य सरकार लेगा। विद्युत उपभोग और बिक्री पर कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार लेगा। समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय पर जो कर लगेगा, ये भी लेगा। रेडियो और दूरदर्शन विज्ञापनों पर जो है कि कर लगने वाला है, ये भी जो है कि राज्य सरकार लेगा। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज पर जो है कि आपको ले जाने वाले वस्तुएं यात्रियों पर जो कर लगने का, ये भी राज्य सरकार लेगा। सड़कों पर जो है कि प्रयुक्त वाहनों पर जो है कि कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार लेगा। अगला है कि जीव जंतुओं और नौकाओं पर जो कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार लेगा। पथ कर जो है कि टोल टैक्स या मार्ग कर लेगा, ये भी राज्य सरकार लेगा। अगला है व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर जो कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार लेगा। अगला है कि प्रति व्यक्ति कर, है ना। कॉर्पोरेट कैपिटेशन जो है कि टैक्स, ये भी जो है कि आपको लेने वाला है राज्य सरकार, है ना। विलासिता वस्तु, मनोरंजन, जुआ, बोली लगाने पर जो कर लगेगा, ये भी लेगा। स्टाम्प शुल्क, संघ सूची के वर्णित दस्तावेज से भिन्न जो है कि दस्तावेज पर जो है कि आपको होने आएगा, उस पे भी जो है कि आपको राज्य सरकार लेगा। और उपयुक्त विषय पर किसी से संबंधित शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय के लिए लिया जाने वाला शुल्क शामिल ना हो, ऐसे शुल्क पर सबके सब जो है कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। सहकारिता आयोग, सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य जो है कि संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है कि आपको 1990 में किया गया, 18 मई 1990 को किया गया। केंद्र राज्य संबंधों पर विशेष रूप से किस संवर्ग में जो है कि आपको म्यूनिसिपल जो है कि संबंध कहा जाता है, तो वित्तीय मामले में राज्य पर जो है कि केंद्र का नियंत्रण के संदर्भ में जो है कि आपको कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम जो है कि बैठक 1990 में 10 अक्टूबर 1990 को जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं। आयोग एवं समिति, राजमन्नार आयोग की बात करेंगे। राजमन्नार आयोग कब आया था, तो राजमन्नार आयोग 1969 में जो है कि आपको राजमन्नार
आयोग आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डीपीबी मन्नार जो है कि इसके अध्यक्ष थे। सहकारिता आयोग की बात करेंगे 1983 में सहकारिता आयोग आया था। रंजीत सिंह सहकारिता इसके अध्यक्ष थे। प्रशासनिक जो है कि आपको सुधार आयोग 1966 में आया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में लाया गया था। और शीतलवार समिति 1966 में आया था, एमजी शीतलवार की अध्यक्षता में इसको लाया गया था। और मदन मोहन पुंची आयोग की बात करेंगे 2007 में आया था, ये जो है कि मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में जो है कि आपको आया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 312 के अंतर्गत राज्यसभा राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित कर प्रस्ताव पर संसद कोई भी जो है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है कि आपको करता है। मतलब कि आपको आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार का सेवा आता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है, न कि फॉरेन सर्विस। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधित जो है कि आपको केंद्र राज्य जो है कि विधायिक शक्तियों के संबंध का विवरण किया गया है? तो भाग नंबर 11 में किया गया है। जल संबंधित विवादों का, है ना, न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 262 में जो है कि आपको किया गया है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, है ना, अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? और उसकी बैठक की नियुक्ति कैबिनेट स्तर के बड़े मंत्री जो है कि आपको किया जाता है। यह सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद का पद धारण करने से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए, तो ये राजमन्नारक समिति के द्वारा यह सिद्धांत को दिया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 256 से 263 के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात करेंगे, प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग संसद द्वारा जो है कि आपको नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतरजलीय जो है कि जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा जो है कि आपको पारित कर जल जो है कि विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवाद पर समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है कि आपको कर सकती है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद 200 जो है कि आपको 62 में आता है। केंद्र सरकार द्वारा जो है कि आपको राज्यों को संचार साधन के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 257 के अंतर्गत जो है कि आपको दिया गया है। 257 के अंतर्गत दिया गया है। आगे आइएगा, संघ राज्य जो है कि आपको संबंध भाग 11, 12 अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 293 तक जो है कि आपको दिया गया है। आइएगा, विधायी संबंध के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि विधायिक संबंध क्या है। आर्टिकल नंबर 245 में संसद और राज्य विधायकों के द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार जो है कि आपको किया जाएगा, इसका संबंध है। 246 की बात करेंगे, संसद और राज्य विधायकों के द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून के बारे में चर्चा किया गया है। और 247 की बात करेंगे, कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालय का गठन हेतु संसद का जो है कि आपको शक्ति दिया गया है 247 में। और 249 की बात करेंगे, 249 जो है कि आपको संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची पर किसी विषय पर जो है कि आपको विधान या कानून बनाने के लिए राज्यसभा का पहल जो है कि आपको किया गया है। मतलब राज्य सूची का विषय पर जो है कि संघ सरकार कानून बनाएगा, आर्टिकल नंबर 249 के तहत ऐसा करने वाला है। और 250 की बात करेंगे, 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण संसद का जो है कि आपको शक्ति होगा। 250 249 भी दरोगा में पूछ चुका है और 250 भी पूछ चुका है। 251 की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 251, 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता जो है कि आपको दिया जाएगा, ये 251 में लिखा गया है। और 252 की बात करेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, है ना, उनके सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को शक्ति और जो है कि विधि को किसी अन्य राज्य में जो है कि अंगीकृत किया जाना जो है कि आपको दो या दो से अधिक राज्य बोलेगा कि हमारे लिए विधि कानून बना दीजिए, तो संसद ऐसी स्थिति में विधि कानून बनाएगा। यह आर्टिकल नंबर 252 में किया गया है। और 253 की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करना और संसद की शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। और 254 की बात करेंगे, 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई जो है कि आपको विधि और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों के असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि का प्रभावी होगा। मतलब कि कोई विषय पर जो है कि आपको संसद भी कानून बना दिया और राज्य भी कानून बना दिया,
और दोनों का कानून में डिफरेंट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में संघ की कानून जो होगी उसकी मान्यता जो है कि आपको होने वाली है। 255 की बात करेंगे, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, ये जो है कि आपको 255 में दिया गया है। आगे आते हैं, अगला लिस्ट को देखते हैं, अगला लिस्ट क्या बोलता है। 256 की बात करेंगे, ये प्रशासनिक संबंधित सुधारों का बारे में बात किया गया है। 256 में क्या बोलता है जरा देखिएगा। 256 में बोला गया है, संसद द्वारा जो है कि आपको निर्मित जो है कि विधि का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विधि द्वारा राज्यों को जो है कि निर्देश दिया जाता है, और यह जो है कि आपको राज्य और संघ का वरीयता जो है कि आपको बाध्यता बनाता है। 257 की बात करेंगे, संघ की जो है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के, है ना, संचार साधनों का निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में जो है कि आपको संघ का जो है कि आपको राज्य पर नियंत्रण करना, ये 257 बोलता है। 258 क्या बोलता है, कुछ मामले में संघ द्वारा राज्यों की शक्ति प्रदान करने में संघ का जो है कि अधिकार है, मतलब इसके बारे में बोला गया है 258 में। और 258 का क में राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की जो है कि शक्ति 258 के क में है। 200 जो है कि आपको 60 में भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार जो है कि आपको होगा, ये 260 में होगा। और 261 की बात करेंगे, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक जो है कि कार्रवाई 261 में जो है कि आपको होने वाला है। और 262 की बात करेंगे, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हल करने के लिए न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल की गठन किया जाएगा 262 में। और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, 263 में किया जाएगा। आगे आते हैं, अनुच्छेद नंबर 265 में जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 265 में क्या बोला गया है, विधि का प्राधिकार के बिना करों का जो है कि करारोपण नहीं होगा, ये 265 में बोला गया है। 266 की बात करेंगे, संघ और राज्यों से संबंधित जो है कि निधियां या लोक लेखा के बारे में जो है कि आपको बोला गया 266 में। 267 में आकस्मिक निधि के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है ना। संचित निधि 266, 267 आकस्मिक निधि, 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा एकत्रित किए गए विनियोजन कर के बारे में। ऐसा कर जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और राज्य के द्वारा वसूला जाता है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 268 में है। और 270 की बात करेंगे, संघ द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए किंतु राज्य और संघ के बीच वितरण किए गए कर के बारे में चर्चा किया गया। मतलब ऐसा कर जो संघ के द्वारा लगाया जाएगा और संघ के द्वारा वसूला ही जाएगा, लेकिन बंटवारा दोनों में जो है कि आपको होगा, राज्य और संघ दोनों में होगा। ऐसे कर के बारे में चर्चा 270 में है। और 271 की बात करेंगे, 271 में जो है कि कुछ निश्चित शुंगी या कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त जो है कि आपको प्रभार जो है क्या होता है, ये जो है कि 271 में। और 274 की बात करेंगे, राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति की आवश्यकता 274 में। और 275 में कुछ राज्यों के लिए संघ का अनुदान, कुछ राज्यों से क्या होना, संघ का अनुदान मिलना, ये जो है कि 275। 276 में व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर देना, ये 276 में है। 280 की बात करेंगे, ये जो है कि राष्ट्रपति प्रत्येक जो है कि 5 वर्ष के समाप्ति के पश्चात जो है कि वित्त आयोग का गठन जो है कि आपको करेगा। और 281 में वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के समक्ष जो है कि आपको रखा जाना होगा। और 283 की बात करेंगे, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशि का अभिरक्षक होगा। 285 की बात करेंगे, संघ की संपत्ति को राज्य का कराधान में छूट जो है कि आपको मिलेगा 285 के अंतर्गत। 286 के अंतर्गत वस्तु की बिक्री पर जो है कि आपको कर के अधिरोपण से विषय में संबंधित निर्बंधन के बारे में चर्चा किया गया है 286 में। और 287 में विद्युत पर करों का छूट जो है कि आपको देना, ये 287 में है। 288 में पानी और बिजली के संबंध में राज्यों का कराधान में कुछ दिशाओं में छूट देना, 288 में है। 289 की बात करेंगे, राज्यों के संपत्ति और आय के संबंध में कराधान का छूट 289 में है। अब आते हैं, जरा ये क्या बोलता है देख लेते हैं। आइए, राज्य के केंद्र राज्य संबंधों में सुधार, प्रशासनिक सेवा सुधार आयोग 1966 में आया था। राजमन्नार आया था 1969 में आया था। उसके बाद जो है कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 में आया था। सहकारिया 1983 में आया था। मदन मोहन पुंछी 2007 में गठन किया गया था। यही जो है कि आपको लिखा गया है। अब आते हैं, अगला टॉपिक जो होगा आपात उपबंध होगा। इमरजेंसी आपात उपबंध।
आइए जरा इसको देख लेते हैं, ये अंतिम करेंगे, लास्ट टॉपिक ये होगा आपात उपबंध के बारे में। आइए जरा देखते हैं, आपात उपबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आपात आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कंजरू के द्वारा ये बात जो है कि आपको कहा गया था। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पे लागू होता है? तो राज्यपाल की सलाह से जो है कि आपको लागू होता है। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि कितना साल के लिए हो सकता है? तो 3 वर्ष के लिए हो सकता है। अब तक की गई आपातकाल की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तीन बार जो है कि प्रयोग किया गया है, और इसे उद्घोषणा संबंधी प्रमुख तथ्य थे। पहली बार जो है कि 26 अक्टूबर 1962 में जो है कि आपको किया गया था आपातकाल की घोषणा। इसका कारण जो है कि 1962 में चीन में नेफा, नॉर्थ ईस्ट जो है कि फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, और इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको कहा जाता था। नेफा के लिए पहली बार हुआ था 1962 में। इसके बाद दूसरा बार जो है कि इसका उद्घोषणा 1971 में किया गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच जो है कि आपको युद्ध जो है कि आपको हुआ था, छेड़ने के कारण जो है कि आपको हुआ था, है ना। और ये युद्ध घोषणा कब तक? 1977 तक जो है कि आपको लागू था। और तीसरी बार जो है कि आपको हुआ था, कब हुआ था? 1975 में 25 जून 1975 को उद्घोषणा, 21 मार्च 1977 तक हुई है, वापस जो है कि आपको ले लिया था। आंतरिक अशांति के आधार पर ये तीसरा बार जो है कि आपको लगाया गया था। आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही किया जाता है। ये 3 आधार है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि आपको बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करना? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 355 के अंतर्गत ये ऐसा बोला गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 356 में लगाया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं किया गया, मतलब 0 बार हुआ है, मतलब अभी एक बार भी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 और 20 के अतिरिक्त क्रियान्वयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि स्थगित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 369 के अंतर्गत जो है कि आपको जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद नंबर 300 जो है कि आपको 69 के अंतर्गत जो है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया जाता है। संसद के आपातकाल की घोषणा अनुमोदन के कितने माह के अवधि के अनुसार जो है कि आवश्यक होना है? तो 1 महीने के अंदर में जो है कि होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? सबसे पहले जो है कि पंजाब में लागू किया गया था, पंजाब में। अगला है राष्ट्रपति शासन लोकसभा की अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक जो है कि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है ना, बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। देखिएगा पहले आते हैं कौन सा, पहले जो है कि आपको कौन, अनुच्छेद नंबर 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के मध्य जो है कि शक्तियों का विभाजन समाप्त हो सकता है। संघ राज्य सूची के विषय को विधि कानून बना सकती है। दूसरा बोलता है कि भारत का संगठनात्मक प्रणाली एकात्मक के रूप में जो है कि कार्य करने लगेगी। तीसरा बोल रहा है कि जब तक राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अब तक कितना बार, 3 बार जो है कि प्रयोग किया जा चुका है। तीसरा 356 बोल रहा है, दूसरा 356 बोल रहा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य जो है कि आपको विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी जो है कि आपको समाप्त हो जाता है। भारत में शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप जो है कि आपको ग्रहण कर लेती है, और अब तक राष्ट्रपति शासन 120 बार से अधिक जो है कि विभिन्न राज्यों में प्रयोग किया जा चुका है। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर देता है। संघ एवं जो है कि राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों का वेतन भत्ता में कटौती किया जा सकता है।
इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल जो है कि आपको होते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी भारत में नहीं किया गया है। ये भी बात जो है कि आपको बोला गया। संविधान, भारतीय मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख जो है कि आपको था। अगला जो है कि आपका क्या है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग पे चर्चा करना है, जो हम लोग अगली क्लास से जो है कि आपको वित्त आयोग पे चर्चा करने वाले हैं। आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास से वित्त आयोग से चर्चा करते हुए बातों को जो है कि आपको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना, बढ़ाने का काम हम लोग क्या करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सभी लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का।